दो इंसानों के बीच यही अनुबंध होना, यही रिश्ता होना, यही करार, यही कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है क्या? क्या दो इंसानों के साथ रहने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? क्या जरूरी है कि बिल्कुल व्यापार की तरह दोनों के क्षेत्र, सीमाएं, कर्तव्य और अधिकार बांध दिए जाएं? कितने लोगों ने कभी किसी बिजनेस डील पर, एग्रीमेंट पर साइन वगैरह कराए? उसमें आप देखते हो बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहता है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वहां बिल्कुल इसी भाषा में बात होती है। और विवाह में भी अगर आप इसी भाषा में बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक एग्रीमेंट है, ये एक एग्रीमेंट है। और अगर एग्रीमेंट है, साइन कर रहे हो, तो अब उसका पालन भी करो। अब क्यों शिकायत कर रहे हो? अब क्यों बोल रही हो कि खाना नहीं बनाऊंगी? वो कहेगा खाना नहीं बनाएगी तो शादी करके क्यों आई है? तू देवी है, तुझे पूजूंगा अपने घर में रख के। यहां आई है, चल बर्तन दो, खाना बना, पोतड़े साफ कर, और काहे के लिए लाया हूं तुझको? और यही बात महिला की ओर से भी लागू होती है। वहां चली जाए और पति बोले कि मैं कमाऊंगा नहीं, और निखट्टू, तू कमाएगा नहीं तो मुझे ब्याह के किस मुंह से लाया है? अब मुझे ब्याह के लाया है तो चल मेरे खर्चे भी उठा। दोनों पक्ष भली भांति जानते हैं कि उन्होंने एक डील करी है। मैं यहां यह पूछने के लिए नहीं हूं कि डील तोड़ी किसने, मैं ये पूछने के लिए नहीं हूं कि डील में नाइंसाफी कौन कर रहा है। मैं ये पूछने के लिए हूं कि ये डील होनी जरूरी भी है क्या? ये डील होनी, ये समझौता होना जरूरी भी है क्या? हम जानते हैं जहां व्यापार होता है वहां प्यार नहीं होता। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलो। और व्यापार ठीक है, खाने पहनने ओढ़ने की चीजों के लिए आप व्यापार कर लेते हो, ठीक है। पर प्यार मनुष्य की अपनी भीतरी गरिमा की बात होती है। और जहां रिश्ता प्यार का होना चाहिए वहां व्यापार का है, तो ये हमारी हस्ती के मुंह पे तमाचा है। बहुत बहुत गहरे अस्तित्वगत अपमान की बात है कि आपका सबसे आत्मीय, सबसे अंतरंग रिश्ता भी व्यापार पर आधारित है, शर्तों पर आधारित है, कंडीशनल है। यह मुंह पर तमाचे जैसी बात है। अपमान क्यों नहीं अनुभव होता इस तमाचे पर? अपमान क्यों नहीं अनुभव होता जब हाथ फैला करके कहना पड़ता है कि शॉपिंग जा रही हूं, पैसे दे दो? क्यों नहीं अपमान अनुभव होता? इसे अपना अधिकार मान ही कैसे लिया कि उसके पैसे पर मेरा भी तो हक है? कैसे हक है? उसने कमाया है, उसका है। और उसने कैसे मान लिया कि उसकी देह पर मेरा हक है? उसकी देह है, उसकी देह है, उसका अधिकार क्षेत्र है। तुम्हारा हक कैसे हो गया उस पर? न पति के पैसों पर पत्नी का हक है, न पत्नी की देह पर पति का हक है। अब सब लोग धर्मी एकदम चिल्ला उठेंगे, कहेंगे अच्छा किसी का कोई हक ही नहीं है तो फिर शादी माने क्या? तो प्यार नहीं पता झुन्नू। तुम्हारे लिए एक दूसरे पर हक जमाना ही प्यार है। प्यार एक दूसरे पर हक जमाने का नाम नहीं है। प्यार एक दूसरे को पंख देने का नाम होता है। लानत है ऐसे पति पर जिसको पत्नी की देह यह जताकर हासिल करनी होती है कि तेरे खर्चे उठाता हूं ना, चल अब बिस्तर पे लेट जा। इसके लिए एक शब्द होता है वेश्यावृत्ति। भले ही आपने इन शब्दों का इस्तेमाल ना किया हो, पर अगर भीतर यह भाव भी है कि उसकी देह मेरी इसलिए है क्योंकि उसके खर्चे तो मैं ही उठाता हूं, मेरे ही घर में रहती है, खुद तो कुछ कमाती नहीं, मेरे ही टुकड़ों पर जीती है। अगर आपके भीतर यह भाव भी आ गया है और इस भाव में आपने उसके शरीर को छुआ है,
तो आप अपनी पत्नी को नहीं, एक वेश्या को स्पर्श कर रहे हो। आपने अपनी पत्नी को बहुत नीचे गिरा दिया, आपने अपने रिश्ते का ही अपमान कर दिया। इसी तरीके से उसमें अगर यह भाव आ गया है कि उसके पैसों पर तो मेरा अधिकार है, कैसे तुम्हारा अधिकार है बताओ ना? पति के पैसों पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? तुम देख नहीं रही हो कि तुम में भी यही भाव है कि चूंकि मैं उसके लिए खाना बनाती हूं, उसके कपड़े धोती हूं, उसको सेक्स देती हूं और उसके लिए बच्चे पैदा करे हैं, तो इसलिए उसके पैसों पर मेरा हक है। ये तो सर्विसेज हैं, तुम सर्विस प्रोवाइडर हो। सर्विसेज है कि नहीं? खाना बनाने वाली मेड होती है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। और तुम कह रही हो मैं तेरे लिए ये सब करती हूं तो तेरे पैसों पर मेरा हक है, तो फिर अपने आप को पत्नी क्यों बोल रही हो? काम वाली ही बोलो ना। ये रिश्ता कैसा है जिसमें एक दूसरे से कहा जा रहा है मैंने तेरे लिए ये किया है, तू मेरे लिए अब ये कर, मैंने तेरे लिए ये किया है, तू मेरे लिए कर? ये कैसा रिश्ता है? ये प्रेम तो नहीं है, तो कुछ और है। और जो भी है बड़ा गंदा है। ऐसे तो नहीं जीना। मैं आपसे हाथ उठाने को कहूंगा नहीं, पर भीतर ही भीतर उठा लीजिएगा। अपमानित महसूस किया है कि नहीं? बोलिए। ऊपर ऊपर से कितना भी प्रपंच किया जाए, आते हैं वो क्षण कि नहीं जब रिश्ते की हकीकत बिल्कुल नंगी सामने खड़ी हो जाती है। बोलो। रिश्ता जरूर होना चाहिए, पर रिश्ता व्यापार का हो यह जरूरी है क्या? पूछ रहा हूं। व्यापार में व्यापार शोभा देता है, प्रेम में व्यापार तमाचा होता है। और ये व्यवस्था चली आ रही है। जब ये कहा भी जाता है ना कि इसमें महिलाएं शोषित हैं, मैं उस बात को मानता भी हूं और नहीं भी मानता। आप किसी वीकडे पर किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, वहां आपको अधिकांश महिलाएं ही मिलेंगी। खूब खर्चा पानी चल रहा होगा वहां पर, और उनको देख करके या उनसे पूछ करके, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं, आप जान सकते हैं कि वो खुद कुछ नहीं कमाती। तुम खुद कुछ नहीं कमाती हो तो तुम 4 घंटे से यहां रेस्टोरेंट में बैठ करके ये खेल क्या रही हो? किटी और बाकी चीजें किसके पैसों पर ये हो रहा है? और अगर तुम ये कर रही हो तो इसके बाद अब तुम्हारी गरिमा का क्या होगा? दोपहर के समय वीकडेज पर शॉपिंग मॉल में 80% आपको महिलाएं ही मिलेंगी, क्योंकि पुरुष सब कहां होते हैं? वो काम पर होते हैं। और महिलाएं क्या कर रही होती हैं? वो शॉपिंग मॉल में जाकर के बढ़िया पूरी दोपहर खर्चा चल रहा है। खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं, खूब उड़ाइए, पर पहले जरा कमाइए। ये किसके पैसे उड़ा रहे हो? और फिर जिसके पैसे उड़ा रहे हो, जब वो आकर के तुम पर तरह तरह के अधिकार जमाएगा, तब शिकायत कैसे कर पाओगी आप? बोलो। कितना गंदा ये सौदा है। फोन भी हो सकता है अधिकार के नाते ही बज रहा हो। तुम अभी तक वापस कैसे नहीं आए? ये प्रेम के नाते नहीं बज रहा होगा, ये अधिकार के नाते बज रहा है। आदत सी बन गई है। आपसे बोल रहा हूं देवियों, लेने की और अपने आप को यह समझा लेने की कि किसी से पैसा लेना, सुख लेना, सुविधा लेना, छत्र छाया लेना, यह तो मेरा अधिकार है। नहीं, तुम्हारा बस वो है जो सचमुच तुम्हारा है।
ज्ञानियों ने तो समझाया है कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा ही शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ज्ञानियों ने तो यहां तक समझाया है कि तुम्हारा ही धन भी तुम्हारा नहीं है। तुमने दूसरे के धन को भी अपना मान लिया, क्या होगा आपका? जानने वालों ने कहा है कि तुम्हारा धन भी आखिरी अर्थ में तुम्हारा नहीं है, और तुमने तो किसी और के धन को अपना मान लिया। और पूरे इतिहास में महिलाएं इसी गलतफहमी में रही हैं कि किसी और का धन मेरा है, और होता नहीं है। तुम जानते हो नहीं होता है, होता भी है तो नाम मात्र को होता है। जैसे कई बार पुरुष किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेते हैं पत्नी के नाम पर, जैसे कई बार ग्राम पंचायत, ग्राम सभा वगैरह के चुनावों में कोई पुरुष अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है और उसको कुछ सरपंच वगैरह बनवा देता है। अब वो क्या कहेगी कि ये गद्दी मेरी है? ना वो पैसा तेरा है, ना वो गद्दी तेरी है, तेरे पीछे कोई और है, वो उसकी है। क्यों अपने आप को धोखे में रख रही है? नहीं, मैंने तो उनसे वादा लिया हुआ है, तनख्वाह आते ही वो आधी तनख्वाह मेरे हाथ में रख देते हैं, वो मेरी हो जाती है। कैसे हो जाती है? नहीं, इसलिए हो जाती है, मैं घर का काम करती हूँ ना, उसके पैसे मिलते हैं। तुम जो घर का काम करती हो ना, वो घर का काम करने वाली को फिर जितने पैसे मिलते हैं उतने ही लिया करो। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि वो घर का काम करने वाली को कितने पैसे मिलते हैं। पति से फिर 1 लाख रुपए महीने के किस बात के ले रही हो? बुरा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, मुझे भी बोलते हुए दर्द सा हो रहा है, पर बोलना जरूरी है तो बोलने दीजिए। क्योंकि ये भी तर्क आप दिया करती हैं कि हमने पैसे कोई मुफ्त के थोड़े ही ले लिए, हम घर का काम भी तो करते हैं। आप जो घर का काम करती हैं, मान लीजिए आप करना बंद कर दें और वो सारा काम करने के लिए किसी को लगा दिया जाए, तो उसको कितने पैसे दिए जाते हैं बताइए? तो उतने ही लिया करिए फिर। पर खूब हल्ला मचता, कहते घर में इतना काम करती हैं वो, उनका कोई अकाउंटिंग नहीं होती, वो सारी सर्विसेज जीडीपी में काउंट नहीं होती। कर लो अकाउंटिंग, कर लो अकाउंटिंग ना, कितना निकलेगा? आप खाना बनाते हो, खाना बनाने वाले को कितना दे देते हो? और भी मुझ पर इल्जाम लगते हैं, कहते हैं बाहर के काम को घर के काम से श्रेष्ठ बताते हैं। अच्छा ठीक है, तो देख लो कि जब आप बाहर काम करने निकलती हो तो उसमें कितने पैसे मिलते हैं, और जो घर का काम करने वाली होती है उनको कितने पैसे मिलते हैं। किसी आधार पर ही तो पैसे मिलते होंगे ना। तो फिर क्यों बोल रहे हो कि वो बाहर जाकर के जो डीएमएसपी बनकर बैठी हुई है, या कॉर्पोरेट मैनेजर बनकर बैठी हुई है, या आर्मी में है, या रिसर्चर है, या साइंटिस्ट है, उसका काम और जो घर में चूल्हा चौका किया जाता है वो दोनों काम एक बराबर है? मुझ पर बड़ा इल्जाम है, कहते हैं घर के काम का अपमान करते हैं, कहते हैं घर में जो काम होता है उसका कुछ मूल्य ही नहीं करते। मैं क्या मूल्य करूंगा? कोई भी मूल्य नहीं करता। अगर तुम मूल्य कर रहे होते तो फिर जो घर में काम वाली लगी होती है कपड़े वगैरह धोने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए, उसको भी तुम फिर उतनी ही तनख्वाह देते जितनी किसी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को देते हो। एक महिला है, वो एसपी बनी हुई है, उसको कुछ सैलरी मिलती है ना। या वो जाकर के बेंगलोर में आईटी में कोई सीनियर जॉब कर रही है, उसको भी सैलरी मिलती है ना। और आपके घर में मेड होती है, उसको भी सैलरी मिलती है। अगर घर का काम बाहर का काम एक बराबर है तो दोनों को एक बराबर सैलरी क्यों नहीं देते हो? तो किस आंतरिक झूठ में जी रहे हैं हम? कैसा सौदा स्वीकार कर लिया हमने, और खुद को ही कह रहे हैं नहीं, उनकी आधी सैलरी पर मेरा हक है क्योंकि मैं तो घर का काम करती हूं। घर का काम करने के इतने ही होने चाहिए बस। आपको आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको जगाने उठाने के लिए बोल रहा हूं। और बुरा लग रहा होगा, मुझे मालूम है, और बुरा आप जल्दी मान जाते हो। ठीक है, बुरा लग रहा है तो जो भी ये गाली गलौज कर लेना, मैं तैयार हूं। मुझे क्या, ऐसे आता है ये बच्चे पालने को छोटा काम मानता है, अगर इसकी माँ ने भी इसको नहीं पाला होता तो फिर ये इतनी बकवास कैसे करता? धन्य
धन्य देवी धन्य, क्या तर्क दिया है। आप इंसान हो, आप इंसान हो। रोज सुबह उठ के अपने आप को बोला करो, क्या आप इंसान हो, आप क्या बन गए। आप में हर तरह से उतनी ही क्षमता है जितनी किसी पुरुष में, उससे थोड़ी ज्यादा ही हो सकती है, बल्कि कम नहीं है। महिलाएं कम उपद्रवी होती हैं, और जब लग करके सद करके काम करती हैं तो पुरुषों से थोड़ा बेहतर ही करती हैं। आप में सारी क्षमताएं हैं जो किसी चैतन्य मनुष्य में होती हैं। आपने ये कौन सी डील कर ली। ये डील आपके लिए अच्छी नहीं है। बस इस डील में आपको क्या मिल गया है, सुरक्षा, चार दीवारों की सुरक्षा है और सम्मान है। किसी बड़े घर की बहू बनूंगी। ये बड़े घर की बहू टाइप्स वैसे बड़ा घर जेल को ही बोलते हैं, पता है ना। ये जब कोई धरा जाता है उसको पकड़े जाते हैं तो चलते तो ये बड़े घर दे देते हैं। तो कौन कौन है यहां बड़े घर की बहू। नहीं, मैं हाथ उठाने को बिल्कुल नहीं बोल रहा, पर भीतर ही भीतर उठा लो हाथ। और न जाने कितने लोग धर्मी माँ बाप घूम रहे हैं जिनका कुल अरमानी है ये कि किसी बड़े घर की बहू बना दें इसको, और उसके लिए दहेज जोड़ रहे हैं कि अब ये बड़े घर की बहू बनेगी। पुरुषों से कह रहा हूं, स्त्री को खरीदा नहीं जाता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। खरीदे बेचे जाने वाली चीज नहीं है प्रेम, जो तुम सोचते हो कि मैं उसका भरण पोषण करता हूं, उसको गहने ला कर दे देता हूं, उसे पैसे दे देता हूं, तो वो मेरी चीज हो गई, जायदाद हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश काट ले जाए। शीश दे दो, प्रेम ले जाओ। स्त्री न जीती जाती है न खरीदी जाती है। जब स्त्री में मनुष्य दिखाई देने लग जाता है, जब दो पक्षियों में दोस्ती इसलिए होती है कि साथ और ऊंचा उड़ पाएंगे, उसे प्रेम कहते हैं। और स्त्रियों से कह रहा हूं, बिकना मत। भले ही बिकने को समाज ने कितने भी इज्जतदार नाम दे दिए हों, बिकना अपने आप में चीज ही बेइज्जती की होती है, भले ही उसमें नाम कितना भी इज्जतदार हो। नाम तो ये बहुत दे देंगे, बड़े घर की बहू है, सुशीला है, इज्जतदार है, ये है वो है। दिल ही दिल में तुम्हें तो पता ही है ना कि तुमने क्या सौदा कर लिया है। क्या करोगी ये झूठी इज्जत लेकर के। अर्न इट। आ रही बात समझ में। किसी भी कीमत पर किसी से भी मदद मत ले लेना। जो तुम्हें निस्वार्थ मदद दे सके ऐसे लाखों करोड़ों में एक दो होते हैं, और इतने अच्छे संयोग नहीं है आपके कि आपके जीवन में बुद्ध या कृष्ण आ जाएं। धनिया है यदि आप, तो जीवन में झुन्नू ही आया होगा कोई, और वो आपको यदि मदद दे रहा है तो बदले में दाम वसूलेगा ही वसूलेगा। निस्वार्थ मदद कोई कृष्ण दे सकते हैं, पर थोड़ा अभी मुश्किल है कि जीवन में कृष्ण कोई आ गया। वो कोई और ही होगा जो कान्हा बन के आ गया है। सावधान। मदद के नाम पर खुद को बंधक मत बनवा लेना।
बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो घर की रानी हूं, वो मुझसे कहता है तू क्यों मेहनत करेगी, मैं हूं ना, मैं तो घर की रानी हूं। बज गया फोन। घर की रानी को घर से घंटी आई है। टेढ़िन टेढ़िन। ठीक कह रहा हूं, मजा आ रहा है, बढ़िया।